ठीक है, तो आपने कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से चैट में पूछेंगे। देखो वेरीगेटेड लीव्स, एग्जैक्टली लीव विद मल्टी कलर, जैसे कुछ लीव्स होती हैं ऐसी जिनमें कुछ उनका पोर्शन क्या होता है, ग्रीन होता है, कुछ पोर्शन होता है येलो होता है, ऐसे ऐसे से कुछ लीव्स होती हैं, यहाँ पे डायग्राम में भी बना हुआ है। देखो ये जो लीव्स दिख रही है ना, इनको वेरीगेटेड लीव्स बोल रहे हैं। इनका कुछ कलर तो ग्रीन है और कुछ कलर येलो है। इसका मतलब क्या होता है? अब पूछोगे कि मैम आप हमको ये एक्टिविटीज क्यों पढ़ा रही है, तो बच्चा इन एक्टिविटीज से ना आपको क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। एनटीएससी में आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए ये जो एक्टिविटीज हैं इनको पढ़ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो लीव दिख रही है जिसका आधा कलर कैसा है, ग्रीन है, और आधा कलर है येलो, इन लीव्स को बोला जाता है वेरीगेटेड लीव्स। मतलब क्या होता है इसका, कि इसका जो ग्रीन पोर्शन है यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जो येलो पोर्शन है उसके अंदर क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो क्या है, एब्सेंट है। देखो कुछ प्लांट्स होते हैं, ऐसे सभी प्लांट्स की लीव्स वेरीगेटेड नहीं होती हैं, कुछ कुछ प्लांट्स की ही वेरीगेटेड लीव होती है। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है इसके अंदर क्लोरोफिल है, और जो येलो पोर्शन है वहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट है। तो ये जो एक्टिविटी है 6.1, इसमें ये बोला गया है कि हमने पोटेड प्लांट लिया, मतलब हमने सबसे पहले एक प्लांट लिया, उस प्लांट को हमने कुछ टाइम के लिए डार्क रूम में रख दिया। ठीक है, हमने एक प्लांट लिया, पोटेड प्लांट, उसको हमने डार्क रूम में रख दिया। अब हमने ये देखा था कि प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। तो भाई इसको अब हम डार्क रूम में क्यों रखते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है ये कि प्लांट को देखो, आज ना थोड़ा सा तुम लोग कर लेना, ये प्लांट ऐसा ही बन पाया मेरे से कि हमने ना, सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ कि प्लांट को डार्क रूम में क्यों रखा जाता है। डार्क रूम में उसको इसलिए रखा जाता है कि उसके अंदर जो स्टोर्ड स्टार्च है उसका यूटिलाइजेशन हो जाए। भाई अंधेरे कमरे में उसको कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रही है, लेकिन उसको क्या नहीं मिल रही है, सनलाइट नहीं मिल रही है। सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो 3-4 दिन में उसके अंदर जितना भी स्टार्च जो स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट था वो क्या होगा, यूटिलाइज हो जाएगा। जब वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा तो 3-4 दिन के बाद, मतलब आफ्टर 3 डेज, हम उस प्लांट को बाहर लेकर आएंगे। ठीक है, बाहर लेकर आएंगे हम, उसकी जो लीफ है, जो वेरीगेटेड लीफ थी, ये जो मैंने लीफ की बात की थी, हम इसको प्लग करेंगे। प्लग करने के बाद हम इस पे आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जो आयोडीन होता है देखो, आयोडीन क्या करता है, स्टार्च के साथ में कौन सा कलर देता है, स्टार्च के साथ में ब्लू कलर देता है। मैम photosynthesis takes place in sunlight or any form of light which has right wavelength। हाँ देखो, सनलाइट की ही में ही नहीं, दूसरी अगर हम उसे लाइट करेंगे, जैसे आपने बोला है कि राइट वेवलेंथ की लाइट देंगे तो भी फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए हम उसको डार्क रूम में रखते हैं ताकि उसको किसी भी तरह की लाइट ना मिल सके। ठीक है, हाँ तो फोटोसिंथेसिस सनलाइट के अलावा भी दूसरी लाइट में भी होता है। तो इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है ये देखो पहले, टेक ए पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटोन। जैसे आपके घर में क्रोटोन तो खैर आप लोगों ने नहीं देखा होगा शायद, लेकिन मनी प्लांट सबने देखा है। मनी प्लांट सबके घर में होता है। तो मनी प्लांट की जो लीव्स होती है कुछ कुछ तो ग्रीनिश होती हैं और थोड़ा सा पोर्शन उनका येलोइश होता है। तो जो ग्रीनिश पोर्शन होता है ना, वहां पर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और जो येलोइश पोर्शन होता है वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। मैंने बताया था क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। तो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज अप। जितना भी स्टार्च स्टोर था उस सब पूरे स्टार्च का क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा।
हम उसको जब 3-4 दिन के लिए डार्क रूम में रखेंगे तो उसके बाद क्या होता है, लीफ के अंदर अब स्टार्च बिल्कुल भी नहीं बचा। डार्क रूम में रखने से क्या हुआ था, उसे सनलाइट नहीं मिली, सनलाइट नहीं मिली तो उसमें फर्दर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो था वो स्टॉप हो गया, और जो स्टार्च स्टोर्ड था उसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन हो गया। नाउ कीप द प्लांट Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. 6 से 7 घंटे के लिए प्लांट को कहाँ रखा, सनलाइट में रखा हमने। मतलब हम सबसे पहले उसको क्या किया, हम उसको डार्क रूम में रखा 3 दिन तक। 3 दिन के बाद हमने प्लांट को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद हमने क्या किया, उसको 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखा। Plug a leaf from the plant, mark the green area in it and trace them on the sheet paper. अब हमने एक लीफ को प्लग किया और जितना जितना ग्रीन पोर्शन था, जैसे ये ग्रीन पोर्शन है, इस सारे ग्रीन पोर्शन को क्या किया जाएगा, मार्क किया हमने एक पेन से। पेन से मार्क करने के बाद डिप द लीफ इन ए बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। लीफ को हमने बॉइलिंग वाटर में कुछ टाइम के लिए उसको रख दिया। अब हमने ऐसा क्यों किया भाई, बॉइलिंग वाटर में रख देने से ऐसा क्या हो जाएगा लीफ में, तो जब हम लीफ को बॉइलिंग वाटर में रख देंगे तो इससे होगा कि जो सेल वॉल होती है लीफ की, मतलब मीजोफिल सेल थी प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल होती है ना, तो जो सेल वॉल होती है लीफ उसकी सेल की, उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगी जब हम उसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे उससे। After this, immerse it in a beaker containing alcohol. अब हम इसको क्या करेंगे, अल्कोहल में रखेंगे। अल्कोहल में क्यों रख रहे हैं अब हम इसको, अल्कोहल में रखने से क्या होगा कि आयोडीन, जब हम इस पे आयोडीन का टेस्ट करवाएंगे तो आयोडीन इजीली सेल के अंदर जा सके, इसलिए हम उसको किसमें रखते हैं, अल्कोहल में रखते हैं। देन उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया, बॉइलिंग वाटर में रखा, देन अल्कोहल में रखा। अल्कोहल में रखने के बाद हम कुछ टाइम के बाद लीफ को बाहर निकालेंगे, उसको क्लीन वाटर से वॉश करेंगे। What happened to the color of leaf? What is the color of the solution? अब भाई जैसे हमने उसको क्या किया, पहले सबसे पहले बॉइलिंग वाटर में रखा, देन हमने उसको अल्कोहल में रखा, फिर क्या किया हमने, केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल। हम इसको कब तक हीट करेंगे, जब तक अल्कोहल बॉइल करना ना इजी स्टार्ट हो जाए। मैम व्हाट हैपन व्हेन वी पुट द लीफ इन अल्कोहल दैट मेक्स द आयोडीन टेस्ट इजी, या एग्जैक्टली जो सेल वॉल ब्रेक की थी हमने, इसलिए हम अल्कोहल के अंदर उसको रखते हैं ताकि जो सेल वॉल होती है वो ब्रेक हो जाए। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? आप लोग को आवाज आ रही है? देखो हमने 3 स्टेप करने हैं इसके अंदर, कौन कौन से स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप किया हमने, बॉइलिंग वाटर में रखा। बॉइलिंग वाटर में रखने से क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमने किया भाई, हमने उसको बॉइलिंग वाटर में रखा। बॉइलिंग वाटर में रखने से क्या हुआ कि जो सेल वॉल होती है लीफ की, सेल वॉल का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जब सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगी उसके बाद हम उसको किस में रखेंगे, अल्कोहल में रखेंगे। अल्कोहल क्या करता है, जो लीफ के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल होता है उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि भाई हमें उस पर आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी जो उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसको सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल उस जो ग्रीन कलर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको रिमूव कर देता है। तभी तो हम लोग टेस्ट को फॉर्म कर पाएंगे। हमने सबसे पहले डार्क रूम में रखा था, डार्क रूम में रखने के बाद हमने उसे 6 घंटे के लिए क्या करा था, सनलाइट में भी तो रखा था। सनलाइट में क्यों रखा था उसको,
सनलाइट में इसीलिए रखा था कि थोड़ी देर वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। थोड़ी देर फोटोसिंथेसिस कर पाएगा तो कौन से एरिया में फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, जहां पर ग्रीन जो एरिया ग्रीन कलर्ड था उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। तो अब फोटोसिंथेसिस, अब हमें आयोडीन फॉर्म करना है। हाँ ये किसने, मोहम्मद आरिज। हाँ आरिज ये जो बोला, हाँ इजंट, नहीं नहीं, डीकलराइज करने के काम ही आता है अल्कोहल, तो डीकलराइज ही करता है। और जो सेल वॉल को ब्रेक करता है वो कौन करता है, बॉइलिंग वाटर सेल वॉल को ब्रेक करता है। सो बॉइलिंग वाटर एंड पुटिंग इन अल्कोहल बोथ ब्रेक, नहीं नहीं नहीं, boiling water will break the cell wall and then alcohol decolorize the color of that chlorophyll pigment that is already present inside the cell। समझ में आया? हाँ ओके ओके। फिर नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, what happened to the color of the leaf, what is the color of the solution। तो देखो इसने बोला है कि कलर के जो लीफ का कलर है उसके साथ क्या हुआ होगा, तो लीफ का कलर क्या है, कलर जा चुका है। क्यों जा चुका है, क्योंकि भाई हमने उसको अल्कोहल से ट्रीट किया, इसलिए अल्कोहल से ट्रीट करने के बाद जो कलर है वो क्या हो चुका है, जा चुका है। उसके बाद क्या है, now dip the leaf in dilute solution of iodine for few minutes। अब हम उसको क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर कुछ टाइम के लिए डिप करके रखेंगे। देन हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन से और क्लीन वाटर से क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे। Observe the color of leaf and compare this with the dark tracing of the leaf done in the beginning। अब हम कलर के लीफ को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि जहां जहां पर पहले स्टार्च प्रेजेंट था, जहां जहां पर मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट था, क्लोरोफिल तो हमने रिमूव कर दिया, तो जिस एरिया में फोटोसिंथेसिस हुआ होगा उसका कलर कैसा होगा, जहां पे स्टार्च प्रेजेंट होगा उसका कलर तो कैसा हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा ब्लू। और बाकी एरिया कैसा रहेगा, बाकी का सारा एरिया कैसा रहेगा, येलो रहेगा। तो इससे क्या कंक्लूड हो रहा है कि हाँ भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट भी क्या है, इसेंशियल है। समझ में आई बात? ठीक है ओके। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है 6.2, वो मैं तुमको दिखाती हूँ। अब इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है, इस एक्टिविटी में हमको बोल रहा है कि भाई देखो क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट जरूरी है। सनलाइट का कैसे पता लग रहा है हमें, जरूरी है कि डार्क रूम में अगर प्लांट को रख दे रहे हैं तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो सनलाइट का तो प्रूफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि हाँ सनलाइट जरूरी है। उसके बाद हमने किया क्लोरोफिल पिगमेंट वाला किया कि क्लोरोफिल भी जरूरी है, तो क्लोरोफिल के लिए हमने अल्कोहल, सबसे पहले वाटर देन अल्कोहल देन आयोडीन सोल्यूशन से ट्रीट किया प्लांट को। फिर हमें पता लग गया कि क्लोरोफिल पिगमेंट भी एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। उसके बाद 6.2 एक्टिविटी में बोला गया है कि क्या CO2 भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जरूरी है, तो हाँ CO2 भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जरूरी है। और ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट में भी सबसे पहले यही किया कि एक प्लांट को लिया, उसे सबसे पहले एक डार्क रूम में रखा। डार्क रूम में क्यों रखा, ताकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस ना हो, फर्दर फोटोसिंथेसिस ना हो, और जितना भी उसके अंदर स्टार्च स्टोर्ड है वो सारा क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए। इसलिए उसको हमने डार्क रूम में रखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्लांट को बाहर निकाल कर लाएंगे। तीन दिन बाद हम प्लांट को लेकर आएंगे बाहर। बाहर लाने के बाद हम उसे एक ग्लास प्लेट से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, एक वॉच ग्लास से, मतलब कि एक ऐसे जो ये दिख रहा है ना, ये जो ग्लास का जो कवरिंग दिख रही है, ऐसे ही हम प्लांट को सबसे पहले एक से कवर कर देंगे। कवर क्यों करते हैं हम इसको, कवर हम इसलिए करते हैं, ग्लास मतलब वॉच, इससे ग्लास प्लेट से हम इसको क्यों कवर कर रहे हैं, ताकि इसको सनलाइट तो मिले लेकिन इसको क्या नहीं मिले, इसको CO2 ना मिले। जैसे हम इसको कवर कर देंगे तो CO2 एंटर नहीं हो पाएगी। लेकिन हम इसके अंदर एक छोटी सी प्लेट रख रहे हैं, जो छोटी सी प्लेट रखी है, इस प्लेट के अंदर हमने क्या ऐड किया है, KOH ऐड किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज
OH। अब तुम पूछोगे कि मैम KOH क्यों ऐड किया है? एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड रुकना। भाई पता नहीं इतने सारे लोग कौन आ रहे हैं, कोई अपने नाम से भी नहीं आ रहा। तुम सब लोग तो नाम से हो, बाकी लोग पता नहीं कौन है। ठीक है, हमने ये जो ग्लास प्लेट ली है, हमने यहाँ पर एक छोटा सा, सॉरी ग्लास प्लेट नहीं, ग्लास प्लेट से तो हमने क्या किया, इसे कवर कर दिया, इस प्लांट को ग्लास प्लेट से कवर कर दिया ताकि इसको क्या नहीं मिल सके, ये बाहर से CO2 ना ले सके। अब ग्लास प्लेट से कवर करने से पहले हमने यहाँ पर एक वॉच ग्लास के अंदर KOH रख दिया था। KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब KOH क्यों रखा हमने? हाँ एग्जैक्टली, KOH क्यों रखा? KOH इसलिए रखा कि जो यहाँ पर वॉच ग्लास के अंदर जितना भी CO2 प्रेजेंट है, उस CO2 को ये KOH क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जितना भी इसके अंदर CO2 होता है, उस सारे CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद अब प्लांट को क्या नहीं मिलेगा? CO2 नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जो CO2 यहाँ पर प्रेजेंट था, उस सारे CO2 को तो KOH ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो प्लांट क्या करेगा? कुछ टाइम बाद प्लांट, थोड़े देर बाद हम प्लांट की लीफ को तोड़ के वही सेम प्रोसेस करेंगे, वाटर से सबसे पहले, देन अल्कोहल से, देन आयोडीन से। आयोडीन से टेस्ट करवाने के बाद हमको क्या मिलेगा कि जो प्लांट का कलर है वो क्या होगा? ब्लू नहीं होगा। ब्लू क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उसको CO2 नहीं दिया। CO2 नहीं देने से उसने स्टार्च मतलब ग्लूकोज नहीं बनाया। ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च भी नहीं बना, और आयोडीन स्टार्च के साथ मिलकर ही वॉयलेट या फिर ब्लू कलर देता है। और जब स्टार्च ही नहीं होगा तो क्या होगा कि वो ब्लू कलर नहीं देगा। इसका मतलब कि भाई CO2 भी प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? एसेंशियल है। समझ में आया? ये लाइन समझ में आया? 6.2 एक्टिविटी वापस से रिपीट करूं? वापस से रिपीट करूं? ठीक है, देखो इस एक्टिविटी में क्या बोला है? टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट विच आर नियरली द सेम साइज। ठीक है, दो प्लांट लिए जिनका साइज क्या है? सेम है। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। उनको क्या करना है? हमें डार्क रूम में रखना है 3 दिन के लिए। अब हम उनको डार्क रूम में क्यों रख रहे हैं? डार्क रूम में हमने उनको इसलिए रखना पड़ रहा है ताकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस ना हो, उनको सनलाइट ना मिले। और दूसरी चीज 3 दिन के लिए क्यों? कि जितना भी स्टार्च स्टोर किया है प्लांट ने, वो सारा प्लांट क्या कर ले? यूटिलाइज कर ले। क्योंकि स्टार्च स्टोर क्यों करता है प्लांट? खुद के न्यूट्रिशन के लिए भी तो स्टोर करता ही है ना भाई, कि उसका उसके अंदर जब फोटोसिंथेसिस ना हो पा रहा हो किसी, मतलब उसको या तो सनलाइट ना मिल रही हो, या उसको कार्बन डाइऑक्साइड ना मिल रहा हो, वाटर प्रॉपर ना मिल रहा हो, तो इस इन सारी कंडीशंस में वो अपने मारिया बच्ची है वो इन सारी सिचुएशंस में वो अपने मतलब उसको अपना प्रोसेस परफॉर्म कर पाए, फोटोसिंथेसिस का मतलब अपने को अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड कर पाए। इसलिए हम उसको क्या करते हैं? स्टार्च, इसलिए स्टार्च स्टोर करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है? नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। अब क्या किया? हम दोनों प्लांट्स के ऊपर हमने क्या किया? ग्लास प्लेट रख दिया। ये जो ऐसे बॉक्स सा रखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लास प्लेट रखते हैं। अब हम ग्लास का प्लेट ही क्यों रख रहे हैं? ग्लास का प्लेट हम इसलिए रख रहे हैं ताकि इसको सनलाइट तो मिल जाए, लेकिन इसको क्या नहीं मिले? CO2 ना मिल पाए, इसलिए हमने ग्लास प्लेट रख दिया। नाउ प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। अब हमने क्या किया?
इसके अंदर इस प्लांट के पास में हमने एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। अब भाई हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों रखा? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने इसलिए रखा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जितनी भी इस ग्लास प्लेट के अंदर यहाँ पर जितनी भी CO2 प्रेजेंट होगी वो CO2 को KOH CO2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रेजेंट है उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो चुका है, यूटिलाइजेशन हो चुका है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। अब क्या करेगा प्लांट, कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे, देखो use Vaseline to seal the bottom of the jar to the glass plate so that the setup is air tight। हम यहाँ पे Vaseline से इसको टाइट कर देंगे ताकि एयर टाइट मतलब कि इसके अंदर एयर एंटर ना कर पाए, इसलिए। Keep the plant in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant and check the presence of starch as in the above activity। जैसे हमने ऊपर एक्टिविटी में किया था स्टार्च टेस्ट, वैसे ही हम इस पर भी स्टार्च टेस्ट करेंगे। वही सबसे पहले वाटर, बॉइलिंग वाटर में रखेंगे, देन अल्कोहल में, एंड देन हम इस पे क्या करेंगे, आयोडीन से इसको टेस्ट किया जाएगा। आयोडीन क्या करता है, अगर प्लांट की लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है और जैसे ही हम आयोडीन डालेंगे लीफ पर तो जो कलर है, स्टार्च कलर है लीफ का, वो क्या हो जाएगा, ब्लैक या फिर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ब्लैक और ब्लू में कन्वर्ट नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं था, और अगर ब्लैक और ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या मतलब होता है कि स्टार्च प्रेजेंट था। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि वो कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्ट नहीं होगा इससे मतलब कि वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि CO2 नहीं दी थी, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसलिए ग्लूकोज नहीं बना और इसीलिए स्टार्च भी फॉर्म नहीं हुआ। समझ में आ गई? तो ये एक्टिविटी बोल रही है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया जो भी थोड़ा सा लेट एंटर हुए थे? मारिया, समझ में आ गया आपको बच्चा? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मुझे सॉल्व करके बताओ, आंसर भेज दो मुझे, मैं ही सॉल्व करवा देती हूँ, कोई नहीं। आंसर देखो, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जो जाइलम होता है, क्या ही बोल रही हूँ, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम? जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव, क्वेश्चन इज नॉट विजिबल। ओके 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 ओके, नाउ इज इट विजिबल नाउ? ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था? पाइरूवेट, सबसे पहले मैंने क्लास में तुमको बताया था हाँ कि ग्लूकोज पाइरूवेट में ब्रेक होता है, देन पाइरूवेट किस में ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो जो ग्लूकोज पाइरूवेट में ब्रेक हो रहा था वो प्रोसेस हो रही थी साइटोप्लाज्म में, और देन पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में ब्रेक हो रहा था, वो प्रोसेस हो रही थी माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, नाउ ये दो क्वेश्चंस हैं, ये क्या करेंगे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इनके आंसर के साथ में। What are the difference between the transport of material in xylem and phloem? And then next is, where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? ये दोनों क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ये आपके बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। ऑल्दो मैंने ये समझा तो बहुत बार दिया है, लेकिन ये मुझे मिला तो मैं इसको लेकर आ गई, ठीक है।
तो इसमें यही बोल रखा है जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देन फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। चलो अब ये क्वेश्चन है एक, ये जो अभी अभी हमने एक्टिविटी की है उस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको फटाफट से करो। ये आपके एनटीएससी में आया हुआ है, कर्नाटका एनटीएससी में 2013 में न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है, इसको फटाफट से करो और तुम मुझे आंसर बताओ। सबको विजिबल है ना, स्क्रीन दिख रही है ना सबको, तो फटाफट से क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन सेकंड भी कर लिया, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, in an experiment where two potted plants kept in a dark room are used to demonstrate that carbon dioxide is essential for photosynthesis, potassium hydroxide is used because it क्या करता है potassium hydroxide, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड वहां प्रेजेंट होती है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब तुम लोगों ने नेक्स्ट भी कर ही लिया है। ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये भी आपका एनटीएससी स्टेज 1 मिजोरम एनटीएससी में आया हुआ है, ठीक है। चलो अब हमारा फोटोसिंथेसिस खत्म हो चुका है, एनटीएससी वाला पोर्शन भी खत्म हो चुका है। फोटोसिंथेसिस का हमने एनटीएससी तक का पूरा पोर्शन देख लिया है, उसमें इससे ज्यादा आपसे नहीं कुछ भी पूछा जाएगा, और जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है वो इनफ है दोनों चीजों के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए भी और आपके एनटीएससी के लिए भी। हमने बहुत बेसिक से लेके आपका पूरा, आई थिंक पूरा जो बेस था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है, और इससे आगे भी क्या पूछा जा सकता है वो भी मैंने सारे क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या दिख रहा है यहाँ पर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बेटा आप कहाँ चले जा रहे हो, बार बार रिमूव क्यों हो जा रहे हो आप? अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। चलो ये देखो आज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो मैंने तुम लोगों को बताया था जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि भाई अपना न्यूट्रिशन क्या लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, या तो प्लांट हो सकता है ऑर्गेनिज्म में या फिर एनिमल हो सकता है। प्लांट पे भी फीड करते हैं और एनिमल्स पे भी फीड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो सब भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, animals are heterotrophs, that is they cannot synthesize their own food and obtain food from external sources like plants, animals and their products। कहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से या फिर एनिमल से या फिर दूसरे कुछ प्लांट के या फिर एनिमल बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सब से अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, गेन करते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी पैरासिटिक, या तो वो पैरासिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे कि जो भाई दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या फिर लेते हैं, उनको पैरासाइट बोला जाता था। सैप्रोफिटिक
डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते थे। देन थर्ड आते थे होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजोइक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक पूरे फूड को मतलब होल फूड को अपने माउथ में रखते हैं, माउथ में रखने के बाद क्या करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन मतलब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। देन क्या करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, या तो वो हर्बीवोर हो सकते हैं, या फिर वो ओमनीवोरस हो सकते हैं, या वो कार्निवोरस हो सकते हैं। हर्बीवोरस का मतलब, हर्बीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो भाई ओनली प्लांट्स पे फीड करें, जो प्लांट्स पे फीड करते हैं उनको बोला जाता है हर्बीवोर। अब प्लांट पे फीड कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, जैसे कि काऊ हो गई, बफेलो हो गई, डियर हो गया, गॉट हो गई, शीप हो गई, ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हर्बीवोर है, ये क्या करते हैं, प्लांट पे फीड करते हैं। फिर आते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल दोनों पे फीड करते हैं, जैसे कि वी ह्यूमन बींग्स हम दोनों पे फीड करते हैं। थर्ड आते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस ऐसे कि जो भाई एक किस पे फीड करे, एनिमल्स पर ही फीड करे, उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता था कार्निवोरस। तो उन ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस। लेकिन इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है हर्बीवोर, ओमनीवोर एंड कार्निवोर। तो इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, all the basic steps of holozoic nutrition are same in unicellular and multicellular organisms। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन को, बेटा ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। नेटवर्क प्रॉब्लम के नीचे आपने क्या लिखा है ये समझ नहीं आया मुझे। पांडा, पांडा शायद हर्बीवोर होता है, पांडा हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, हाँ बैम्बू पे तो रहते हैं ना पांडा। पांडा को कभी देखना, बैम्बू का जो प्लांट होता है वो वहीं पर रहते हैं, इसलिए उनका न्यूट्रिशन भी, वो फीड भी जो बैम्बू की जो लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन्हीं पर फीड करते हैं। ये सब चीजें मैंने तुमको क्लास में भी बताई थी ना, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ये तो तुमको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर क्या नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑल द बेसिक स्टेप्स। हाँ तो देखो, अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो या फिर मल्टी सेल्युलर हो, यूनिसेल्युलर में कौन सा, अमीबा सुना है सबने अमीबा के बारे में, तो यूनिसेल्युलर में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम अमीबा को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और मल्टी सेल्युलर में ह्यूमन का मतलब न्यूट्रिशन पढ़ने वाले, ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पढ़ने वाले हैं। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, दोनों के अंदर सेम होते हैं, यूनिसेल्युलर में भी और मल्टी सेल्युलर में भी सेम चलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द फूड हैबिटेट द होलोजोइक एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू सम कैटेगरीज। कितनी, इन तीनों कैटेगरीज में, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई द ऑर्गेनिज्म टेक द होल फूड इनटू देयर बॉडी एंड देन डाइजेस्ट इट टू स्मॉलर पार्टिकल। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कंसिडर्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। कैसा, द ऑर्गेनिज्म टेक द होल फूड इनटू देयर बॉडी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक
पूरे फूड को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, देन उसका डाइजेशन करते हैं, किसमें स्मॉलर पार्टिकल्स में उसका डाइजेशन करते हैं। ठीक है, they have a specialized digestive tract which has various part modified for ingestion। देखो आप बोलो, जो एक जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप प्रोसेस है। 5 स्टेप प्रोसेस मतलब कि 5 स्टेप्स में होता है कंप्लीट। कौन कौन से होता है? इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले फूड का क्या होता है? इनटेक होता है, सबसे पहले खाना खाया जाता है। और हमको पता है जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही माउथ में फूड रखते ही हमारे फूड का क्या हो जाता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तुम लोगों ने पढ़ा है ना कि फूड का, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हम सबने पढ़ा है कि भाई फूड का डाइजेशन माउथ में रखते ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब माउथ में रखते ही हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, और सलाइवा क्या करता है? फूड के साथ मिक्स होके उसका डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहां पर सलाइवा के अंदर भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, वो क्या है? इंजेक्शन, मतलब इनटेक ऑफ फूड। देन आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? जो हमने खाना खाया है उसका स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना। स्मॉल पार्टिकल मतलब जो हमने खाना खाया है वो क्या? इनसॉल्युबल फॉर्म है फूड की। कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलर फॉर्म होती है ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, एंड जो ग्लूकोज की फॉर्म होती है वो क्या होती है? सॉल्युबल होती है। तो डाइजेशन वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है? इनसॉल्युबल फॉर्म का सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्जन। इस प्रोसेस को ही डाइजेशन बोला जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन, इस प्रोसेस को भी डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने? इंजेक्शन किया, देन क्या किया? डाइजेशन किया, देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि जो हमने इनसॉल्युबल फॉर्म को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वो सॉल्युबल फॉर्म हमारी ब्लड के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाती है? एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। हम हमारे ब्लड के अंदर जो फूड हमने खाया है उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट क्या होता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसका एटीपी फॉर्मेशन या फिर एनर्जी फॉर्मेशन में यूज होना स्टार्ट हो जाता है। हम उस एब्जॉर्ब्ड फॉर्म से एनर्जी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। अब मतलब कि जो एब्जॉर्ब फूड है वो रेस्पिरेशन में भी यूटिलाइज हो रहा है, एक्सक्रीशन में भी, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होती हैं उन सारी प्रोसेसेस के अंदर उस एब्जॉर्ब्ड फूड का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। उस एब्जॉर्ब्ड फूड से एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, देन उस एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। देन लास्ट प्रोसेस क्या होती है? इजेशन। भाई जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका रिमूवल कर देना, या फिर टॉक्सिक जो मटेरियल है उसका रिमूवल कर देना बॉडी से। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब सारी स्टेप्स को हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले किसमें? अमीबा में देखेंगे। नहीं, ह्यूमन जो एनिमल्स होते हैं, रूमिनेटिंग जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है कि देखो, कल जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने तुम्हें याद हो तो बताया था कि जो सेल्यूलोज होता है ना, सेल्यूलोज, हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन जो रूमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस पे फीड करते हैं? वो प्लांट्स पे फीड करते हैं। तो जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो प्लांट की जब सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है मतलब उनकी बॉडी में सेल्यूलोज तो जा रहा है। जब सेल्यूलोज उनकी बॉडी में जा रहा है तो उनके पास सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन ये वाला जो केस है वो हमारी बॉडी में नहीं होता है। हमारी बॉडी में नहीं होता मतलब हमारे पास सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ रूमिनेटिंग जो एनिमल्स होते हैं उनके पास ही होते हैं। जैसे काऊ और बफेलो को काफी बार आपने देखा होगा ना, ऐसे चू करते हुए बैठे बैठे, मतलब छाव में बैठे हैं और अपना उनका मुंह चलता रहता है कंटिन्यूसली। वो क्या करता है? एक साथ पूरा खाना खा लेते हैं फटाफट फटाफट,
देन उस खाने को वापस से अपने माउथ में लेके आते हैं और उसको चू करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं। देन उस फूड को वापस से क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है उनके स्टमक में। सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास, उनकी हेल्प से उस सेलुलोज का डाइजेशन किया जाता है। प्रोसेस सेम होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि भाई उनके पास सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो हमारे पास नहीं होते हैं। समझ में आ गया? उनके अंदर प्रोसेस यही चलता है सारा, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारी प्रोसेसेस चलती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि वो पहले पूरा खाना खाते हैं, देन बाद में उस खाने को चू करते हैं, फिर उनका डाइजेशन स्टार्ट होता है। समझ गए? तो देखो अमीबा क्या है, कोई बता सकता है मुझे अमीबा कौन से ग्रुप में आता है? बेसिकली क्या है, यूनिसेल्युलर है, ये हमको पता है। प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ये बताओ क्या है अमीबा, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा ग्रुप में आता है ना? किसमें आता है ये अमीबा? अमीबा किसमें आता है? अर्जुन तुम फिर से चले गए। देखो इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस होता है? इजेशन जो होता है, इजेशन में सॉलिड फूड का रिमूवल होता है, जैसे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, इजेशन का मतलब बेसिकली होता है कि रिमूव कर देना, बॉडी से रिमूव कर देना, उस चीज का मतलब होता है इजेशन। और एक्सक्रीशन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, उनका रिमूवल होता है एक्सक्रीशन। समझ में आया? तो देखो जो अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक टाइप का ही होता है। अमीबा क्या करता है, होलोजोइक के जो 5 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है, अपना डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। कैसे? अमीबा इज ए ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस है मतलब कि ये एनिमल्स पे भी फीड करेगा और प्लांट्स पे भी फीड करेगा, लेकिन इसके जो एनिमल और प्लांट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लार्ज ह्यूज नहीं होते। तो क्या करता है ये, इट इंजेस्ट ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज कुड बी बैक्टीरियाज, एल्गी और अदर प्रोटोजोअन्स। ठीक है, इन सब पे ये फीड करता है, इसलिए इसको ओमनीवोरस बोल दिया जाता है। उसके बाद जो मैकेनिज्म होता है इसके अंदर वो कैसे होता है, ये देखो अमीबा दिख रहा है सबको, अमीबा कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, ये अमीबा का न्यूक्लियस हो गया, और ये कुछ छोटे छोटे इसके अंदर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास। अब तुम्हें लाइसोसोम्स के बारे में पता है, लाइसोसोम क्या फंक्शन करता है? लाइसोसोम के पास भाई कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और एंजाइम्स को बोला जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जैक्टली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, ये क्या करते हैं, ये अमीबा के अंदर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, वही सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखो ये अमीबा है आपका, ये अमीबा का न्यूक्लियस, और ये अमीबा के हो गए लाइसोसोम्स। अब अमीबा ने किसी एक बैक्टीरिया को देखा अपने पास में, ये जैसे ही कोई बैक्टीरिया आएगा, ये क्या करेगा, अमीबा उस बैक्टीरिया को इनगल्फ करने का सोचेगा। इनगल्फ कैसे करेगा, कि भाई इसके पास में बैक्टीरिया आया ऐसे, और ये बैक्टीरिया के चारों तरफ ना कुछ ऐसे फूड लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा।
ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इसने चारों तरफ से ना घेर लिया है। किससे, कैसे घेरा, अपने सेल, इसने अपनी सेल मेम्ब्रेन से ना कुछ ऐसे फीट लाइक स्ट्रक्चर बनाए। फीट लाइक मतलब इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया बोला जाता है। सूडोपोडिया, सूडो का मतलब फॉल्स एंड पोडिया मतलब फूड। फॉल्स फूड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। जैसे ये इसने बैक्टीरिया को घेर लिया ना अपने सूडोपोडिया से, अब क्या करेगा, ये जैसे ही इस बैक्टीरिया को घेर लेगा चारों तरफ से, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, फूड वैक्यूल की हेल्प से, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा और फूड वैक्यूल की हेल्प से इसके साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। तो ये फूड वैक्यूल बनाया। फूड वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आएगा लाइसोसोम, इस फूड वैक्यूल के पास में आएगा लाइसोसोम, और लाइसोसोम और फूड वैक्यूल दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फैगोसोम, PHAGO-सोम। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फैगोसोम। फैगोसोम क्या स्ट्रक्चर होता है, फूड वैक्यूल एंड फूड, मतलब फैगोसोम जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है फूड वैक्यूल और फूड पार्टिकल मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको फैगोसोम बोलते हैं। ठीक है, फूड कौन सा था इसका, बैक्टीरिया इसका फूड था, और फूड वैक्यूल बाहर चारों तरफ एक इसने कवरिंग बनाई। अब क्या करेंगे, जो लाइसोसोम प्रेजेंट है वो लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के पास आएंगे, और जो लाइसोसोम का एंजाइम्स है वो इस फूड वैक्यूल के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उससे क्या बोलेंगे, जब लाइसोसोम के साथ फूड वैक्यूल मिल जाएगा तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फैगोसोम। फैगोसोम मतलब फैगोलाइसोसोम, सॉरी फैगोलाइसोसोम, फैगोलाइसोसोम मतलब फैगोसोम प्लस लाइसोसोम। जब फैगोसोम कौन सा स्ट्रक्चर था, फूड वैक्यूल प्लस फूड पार्टिकल वाला जो स्ट्रक्चर था उसको बोला जाता है फैगोसोम। अब फैगोसोम के साथ जब लाइसोसोम मिल जाएगा तो उसको बोला जाता है फैगोलाइसोसोम। ये दोनों ना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज एग्जैक्टली फैगोसोम एंड व्हाट इज फैगोलाइसोसोम। ठीक है, फिर क्या होता है, जो एंजाइम्स थे लाइसोसोम में, जो एंजाइम्स थे वो सारे एंजाइम किस पे रिलीज हो जाएंगे, वो सारे एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल में रिलीज हो जाएंगे। और अब एंजाइम्स का तो तुम्हें पता ही, एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स वही इनसॉल्युबल फॉर्म को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब लार्ज पार्टिकल के बैक्टीरिया का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे, बैक्टीरिया को बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जितना भी न्यूट्रिटिव पार्ट था उस यहाँ से जो जितना भी न्यूट्रिटिव पार्ट था वो सारा का सारा न्यूट्रिटिव पार्ट इस अमीबा के साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा। जितना भी न्यूट्रिटिव पार्ट था इस फेगोलाइसोसोम से इस साइटोप्लाज्म में एब्सॉर्ब हो जाएगा, और फिर जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट यहाँ पर बचा वो सारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक्सपल्जन ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, हुआ ऐसे कि भाई ये है अमीबा, अमीबा के पास प्रेजेंट है उसका न्यूक्लियस और लाइसोसोम प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके और भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अभी हमें फंक्शन सिर्फ लाइसोसोम का देखना है, इसलिए हम लाइसोसोम को कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जैसे ही अमीबा के पास कोई बैक्टीरिया आएगा या फिर कोई दूसरा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, बैक्टीरिया, अमीबा क्या करेगा, उसके चारों तरफ सूडोपोडिया का एक स्ट्रक्चर बनाएगा। सूडोपोडिया बेसिकली क्या होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं जो फूड पार्टिकल को कवर करने के लिए वो बनाता है, मतलब घेरने के लिए बनाता है, ताकि वो उस फूड पार्टिकल को अपने एरिया में इकट्ठा कर सके, अपने एरिया में ला सके। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, जैसे ही ये फूड पार्टिकल इसके पास में आएगा ये एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। उस फूड वैक्यूल को और उस फूड पार्टिकल को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फैगोसोम। अब फैगोसोम के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट थे वो लाइसोसोम्स उन फूड पार्टिकल्स के साथ में मिलेंगे और क्या करेंगे, हाँ मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, उन फूड पार्टिकल के साथ मिलेंगे और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस फूड वैक्यूल के अंदर रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करने का काम करता है। तो जैसे ही लाइसोसोम अपना मटेरियल इस फूड वैक्यूल के अंदर रिलीज करेगा, बैक्टीरिया का ब्रेक डाउन हो जाएगा। सबसे पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल टूटेगी, देन पूरा बैक्टीरिया स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद जितना भी न्यूट्रिटिव पार्ट था इस फूड वैक्यूल के अंदर, वो सारा अमीबा के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जितना अनडाइजेस्टेड पार्ट था, मतलब अमीबा के यूटिलाइजेशन का नहीं था, उस सारे पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस क्या क्या हुआ, सबसे पहले इजेशन हुआ, मतलब इजेशन, फूड पार्टिकल का इजेशन हुआ। इजेशन के बाद क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन मतलब लाइसोसोम की हेल्प से डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था। जितना भी यूटिलाइज पार्ट था, उस सारे सारे जितना भी यूटिलाइज न्यूट्रिटिव पार्ट था, उस सारे न्यूट्रिटिव पार्ट को क्या कर दिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। उसके बाद जितना अनडाइजेस्टेड पार्ट था, उस सारे पार्ट को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया यहाँ से। तो समझ में आया इसका अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को? मैं इसे फिर से पढ़ा दूंगी एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया मैं फिर से पढ़ा दूंगी, लेकिन बताओ वैसे समझ में आया या नहीं? किसी को कोई डाउट है? देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। समझ में आया? प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस, को मैं लिख देती हूँ। फेगोसाइटोसिस, PHAGOCYTOSIS, फेगोसाइटोसिस, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आया तो अगर जिसको नहीं आया उसको मैं वापस से कल नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। चलो एक बार फिर से देख लो। देखो जो अमीबा होता है, अमीबा बेसिकली क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, उनका ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, उनके पास सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो अमीबा होता है, अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो अमीबा क्या करता है, बेसिकली अमीबा वही जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। तो क्या करेगा, जैसे ये अमीबा है, अमीबा के पास जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आएगा, जो उसका फूड पार्टिकल है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो जैसे ही इसके पास कोई फूड पार्टिकल आएगा, अमीबा उसके चारों तरफ ऐसे फोल्स पीट लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा। ये फोल्ड स्पीड लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, ये अमीबा की सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं। ये क्यों बनाता है, ये बनाता इसलिए है ताकि उसके फूड पार्टिकल को अपने एरिया में ला सके, उसको कवर कर सके। ठीक है, इसलिए ये फूड पार्टिकल, ये सूडो, और ये जो फूड लाइक स्ट्रक्चर है, फीड लाइक स्ट्रक्चर है, इन फीड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सूडोपोडिया। ठीक है, तो बेसिकली अमीबा क्या कर रहा है, अमीबा अपने फूड के चारों तरफ सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब उसने क्या किया, सूडोपोडिया बना के उस बैक्टीरिया को कवर कर लिया। कवर करने के बाद क्या करेगा, वो उसको अपने साइटोप्लाज्म में लेके जाएगा और उसके चारों तरफ एक फूड वैक्यूल बना देगा। फूड वैक्यूल बेसिकली, फूड वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल के अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल और बैक्टीरिया दोनों को मिला के जो चीज बनती है उसको बोला जाता है फेगोसोम, PHAGOSOME। क्या बोला जाता है उसको, फेगोसोम बोला जाता है। ठीक है, अब फेगोसोम के फॉर्मेशन के बाद
जितने यहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट है, ये लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम को डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे, जितने भी ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल के अंदर रिलीज हो जाएंगे। रिलीज हो जाएंगे, कैसे रिलीज होंगे, तो ये जो लाइसोसोम है ये फूड पार्टिकल के साथ मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट थे वो बैक्टीरिया के ऊपर एक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। एक्शन मतलब बैक्टीरिया को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, बैक्टीरिया का मतलब बेसिकली डाइजेशन कर देंगे। डाइजेशन के बाद क्या होगा, जैसे बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन हो जाएगा, बैक्टीरिया का जितना भी न्यूट्रिटिव पार्ट था उस, मतलब बैक्टीरिया बेसिकली क्या है, इस अमीबा का फूड है, तो उस फूड के अंदर जितना भी न्यूट्रिटिव पार्ट था वो सारा अमीबा अपने साइटोप्लाज्म में एब्सॉर्ब कर लेगा, और जितना अनडाइजेस्टेड पार्ट था उसको अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो फूड वैक्यूल और फूड को कंबाइनली बोला जाता है फेगोसोम, और जब फेगोसोम के साथ लाइसोसोम भी मिल जाता है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फेगोलाइसोसोम, और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। समझ में आ गया, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। क्लियर हुआ बच्चों, बाकी सब लोगों को? देखो इसमें क्या बोल रहा है, इजेशन में क्या बोल रहा है, इजेशन में बोल रहा है फूड इज टेकन इन विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अमीबा क्या कर रहा है, सूडोपोडिया की हेल्प से अपने फूड को क्या कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है डाइजेशन में, इंट्रासेल्युलर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम। तो जो अमीबा के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो किस टाइप का डाइजेशन है, वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है, और किसकी हेल्प से हो रहा है, लाइसोसोम के अंदर जितने एंजाइम्स प्रेजेंट है उन एंजाइम्स की हेल्प से ये डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, डाइजेस्टेड फूड इज नाउ एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म। जितना भी डाइजेस्टेड फूड था वो साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या हुआ, एसिमिलेशन में हुआ जो एब्जॉर्ब फूड था उसको यूज करते हुए एनर्जी का फॉर्मेशन कर लिया गया। देन क्या हुआ, इजेशन। जितना अनडाइजेस्टेड फूड था उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। हाँ बेटा दूसरी क्लास तो शुरू हो गई है लेकिन तुमको ये समझाना भी तो जरूरी है। ठीक है, तो डाइजेशन इन अमीबा या फिर न्यूट्रिशन इन अमीबा तुमको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, और इस वाले पोर्शन को एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी। न्यूट्रिशन इन अमीबा को मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी, उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, आगे का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो बाय। किसी को कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आया हो तो बता देना मुझे। गुड इवनिंग, बाय।